नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा एवं सुप्रतिष्ठित कथाकार आरती प्रणय जी की कहानी रस्मों से परे। तो आइए सुनते हैं कहानी। लॉकडाउन के खत्म होने पर हमारा लेडीज क्लब भी फिर शुरू हो गया था। उन दिनों सभी रोज मीरा की ही चर्चा करते थे। कोई कहती, आजकल अक्सर मीरा और वो लड़का बालकनी में साथ दिखाई देते हैं, कभी हाथों में हाथ लिए तो कभी कंधे पर सर झुकाए। फर्स्ट फ्लोर वाली शुभा ने कहा, आजकल तो लिव इन का फैशन हो गया है। न हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा है। न कोई जिम्मेदारी और न कोई बंधन। जितना चाहे उतने दिन चलाओ और फिर राम राम, चलते बनो। 7वीं फ्लोर वाली राशि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जी, लिव इन ही तो है, मेरे नेक्स्ट ही रहती है। मैं पूजा का प्रसाद देने गई थी तो उस लड़के ने ही दरवाज़ा खोला था। मैंने उससे कहा, अपनी पत्नी को बुलाओ, तो हंसकर कहने लगा, पत्नी नहीं है अभी वो मेरी, हम बस साथ हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लगा उसे पूजा का प्रसाद देने में, लेकिन मैं प्रसाद उसे थमाकर चली आई। फिर शीना बोल उठी, अरे लिव इन तो बस एक एस्केप है, भागने का जरिया माँ बाप से, घर परिवार से दूर होने का। तुम देखना, यह लड़का भी कुछ दिन बाद जब मन भर जाएगा तो भाग जाएगा। वैसे भी भगोड़े से ही होते हैं लिव इन वाले रिश्ते। शुभा कहने लगी, बढ़िया है ना, न पायल न बिछिया न सिंदूर, और साथ में सुहाग के सारे सुख। क्या है यह रिश्ता? तुम सब देखना, यह लड़का पक्का छोड़कर चला जाएगा। आखिर ऐसे थोड़े ही ना इतने सालों से चल रहे हैं हमारे समाज में शादी के बंधन के रस्मों रिवाज। लिव इन तो बस मस्ती का एक जरिया है। मैं सुनती रहती थी इन सब बातों को। फिर कुछ और हंसी मजाक होते, चाय और बिस्कुट का दौर चलता और हम सब अपने घर वापस चले जाते। मैं और मीरा, या कहें वह लिव इन जोड़ा, एक ही फ्लोर पर रहते थे। लिव इन जोड़ा, यही तो नाम दिया था सबने उन दोनों को। कई बार मीरा लिफ्ट में टकरा जाती, एक दो बार तो हाय हेलो भी हुई। तभी मुझे पता चला था कि उसका नाम मीरा है। एक बार तो उस लड़के के साथ भी दिखी थी लिफ्ट में, बहुत ही सहजता के साथ खड़ा था उसके बगल में। उस दिन उसने अपना नाम भी बताया था, अखिल। बस इतनी सी मुलाकात हुई थी उनसे। देखते देखते साल गुजर गया। ऑफिस फिजिकल होने के बाद उस दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा, मेरी बगल की टेबल पर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लिव इन वाली हमारी मीरा ही थी। हाय हेलो के बाद उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, पर जब वो घर जाने लगी तो उसने पूछा, आप साथ चलेंगी, हम कैब शेयर कर लेंगे। उस रोज से यह सिलसिला शुरू हो गया। हम शेयर टैक्सी से रोज घर वापस आने लगे। परिचय ने दोस्ती की ओर कदम बढ़ाया और एक दिन उसने मुझे चाय पर अपने घर बुला लिया। चाय पीते पीते मैंने जानबूझकर पूछा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उसने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, अरे यार, अखिल बस दोस्त है मेरा, और हम बस साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ। मेरा जिज्ञासु मन आगे की कुछ और सुनना चाह रहा था। मैंने कहा, बस दोस्त? उसने कहा, हाँ सिर्फ दोस्त। लेकिन सिर्फ दोस्त क्यों, प्रेमी भी, साथी भी, और मेरा एक अकेला नाते रिश्तेदार भी। मीरा की बात मुझे कुछ जची नहीं। फिर भी मैंने कहा, चलो तुम दोनों का साथ बना रहे, लेकिन ऐसा बेनाम रिश्ता? मुझे तो ऐसे रिश्ते, या कह लो लिव इन के रिश्तों में भरोसा नहीं है। मेरा कहना शायद मीरा को कुछ बुरा लगा और उसने कुछ कड़े स्वर में कहा, अपनी अपनी सोच है भाई। फिर उसने बात को संभाल लिया और हम कुछ दूसरी बातों में लग गए। समय के साथ हमारा परिचय जैसे दोस्ती में परिवर्तित हो गया। हर पल हर दिन मीरा की जुबान पर अखिल का ही नाम हुआ करता था। वक्त आखिर वक्त ही तो है, सो अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा मेरे पास आई। कहा, साक्षी, तुम मेरी मैरिज विटनेस बनोगी? मेरी शादी है अगले हफ्ते।
मैं उसे घूरने लगी। इतने समय से बनी मेरी अवधारणाएं जैसे बदलने वाली थीं। क्या अखिल भगोड़ा निकला? तभी तो अब शादी की बात कर रही है। मेरा मन बैठने लगा। मैं पूछ बैठी, किससे मीरा? मीरा ने हंसकर कहा, अखिल से। और किससे? वही तो बना है मेरे लिए, और उसी ने तो अपना बना लिया है मुझको। लेकिन मेरे मन के प्रश्न शांत नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, मैं जरूर बनूंगी, लेकिन मैं अखिल को जानती ही कितना हूं। और क्या हुआ तुम्हारी अपनी सोच को? तुम तो लिव इन की बड़ी वकालत करती थी। मीरा बालकनी के बाहर देखती हुई कहने लगी, साक्षी, साथ बिताया हुआ समय ही तो रिश्तों को अंतिम स्वरूप देता है। अखिल करीब 2 साल पहले मेरी जिंदगी में आया। वह लॉकडाउन का समय था। अखिल मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर आया था। उस घर में जो मैंने लिया तो था अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए, लेकिन जो लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद मेरे लिए ढाल बन गया था। लोग अपने अपने घरों में सिमट रहे थे। मकान मालिक किराएदारों को घर छोड़ने को कह रहे थे। ऐसे में मेरा ऐड देखकर मेरे फ्लैट को देखने कई नमूने आए। कई की आंखें अकेली सुंदर लड़की को मकान मालिक जानकर चमक उठी। मैं ऐसी चमक को भांप लेती थी। लड़कियों में तो आंखों को भांपने की अद्भुत कला होती ही है। आंखों में झांक कर वो किसी की भी नीयत परख लेती हैं। शायद कोई खास सेंसर भगवान ने ही दे दिया है उन्हें। ऐड दिए 3 हफ्ते हो चुके थे, पर कोई ठीक ठाक पीजी नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक कॉल आया। कोई अपनी गंभीर और सौम्य आवाज में पूछ रहा था, मैम, मैंने आपका पीजी का ऐड देखा, आकर मिल सकता हूँ? मैंने बड़े बेमन से कहा, 4 बजे आ जाइए। लेकिन ठीक 3:55 पर दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उबासी लेते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था, जीन्स और वाइट शर्ट पहने। वो पहला किराएदार था जो मुझे नहीं, मेरे घर को देख रहा था। मैंने उसे अपना फ्लैट और उसका कमरा दिखा दिया। अपना बायोडेटा थमाते हुए उसने कहा, मैम, आप देख लीजिए, संस्कारी परिवार से हूँ और एक एमएनसी में जॉब करता हूँ। रेंट जैसा भी आप कहें। मुझे वह सही इंसान लगा और इसीलिए मैंने हामी भर दी। अगले ही दिन अखिल अपना सारा सामान लेकर मेरे घर आ गया। अपने साथ वह एक एक्वेरियम भी लाया था। आते ही उसने अपने कमरे को करीने से सजा लिया। लॉकडाउन था, इसलिए अपने रेंट के पैकेज में मैंने चाय, नाश्ता, लंच और डिनर साथ रखा था। मैंने उसे चाय दी, उसे पीजी के कुछ नियम बता दिए, जैसे दोस्तों को घर नहीं लाना, पानी का खर्च कम करना, बिजली बिल का आधा खर्च उठाना आदि। अखिल का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मैंने भी एक ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। कोविड के कारण घर का राशन, सब्जी, दूध आदि लाना भी एक बड़े संघर्ष सा लगता था। इस तरह करीब 4 महीने गुजर गए। एक दिन बाजार से मैं घर का सामान लेकर आ रही थी। अखिल भी कहीं बाहर जाकर घर लौट रहा था। मुझे देखकर उसने दौड़कर मेरे हाथों से मेरा बैग ले लिया। कहा, मेरे होते आप क्यों ये ले जाएंगी? मैंने कहा, यह तो आपके रेंट एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि बाजार का काम आप करेंगे। वह यह सुनकर हंस पड़ा। तब कहाँ मालूम था कि मकान मालकिन से दोस्ती हो जाएगी। उसके मुंह से दोस्ती सुनकर अच्छा तो लगा, पर मैं धीरे से हंस दी और बैग उसे थमा दिया। दोस्ती शब्द में ही जैसे कोई जादू होता है। उस दिन के बाद से अखिल मुझे कुछ अपना सा लगने लगा। हर हफ्ते बाजार से राशन, सब्जी लाने का भार अखिल ने अपने हाथों में ले लिया। मैं भी उसकी पसंद का नाश्ता खाना उसे देने लगी। कभी कभी एक्वेरियम में रखी उसकी मछलियों को भी फीड करने लगी। और एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, अखिल, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं इस एक्वेरियम को लिविंग रूम में रख लूं? खुश होकर अखिल ने कहा, अरे, यह तो और भी अच्छा होगा। मेरे गोल्ड और गोल्डी को भी मेरी तरह अच्छा खाना टाइम पर मिल जाएगा। मैंने हंसते हुए कह दिया, कुछ भी। मगर मेरा वह कुछ भी कहना शायद कुछ कह रहा था।
उस दिन से हमारी दोस्ती कुछ गहराने लगी। पर सच कहो तो उस रात ने मेरी सोच और जीवन की दिशा ही बदल दी। उस रात खाना बनाने के लिए मैं ऊपर रखे डब्बे से कुछ उतार रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ी। मेरे मुंह से अचानक अखिल का नाम निकल गया। शायद तब तक अखिल इतना अपना हो चुका था। चोट लगने पर अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वह हमारे दिल के बहुत ही करीब होता है। खैर, अखिल कैब बुलाकर मुझे हॉस्पिटल ले गया। मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन कर मुझे हॉस्पिटल में 1 हफ्ते रहने की सलाह दी गई। मैंने अखिल से कितना ही कहा कि तुम घर चले जाओ, कोविड के समय में हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है, पर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पूरे 7 दिन वह मास्क लगाकर रात भर मेरे वार्ड के बाहर बैठा रहता था। रोज अपने सामने कई लोगों को कोविड से जान गंवाते देखता, लेकिन फिर भी निडरता से घंटों मेरे पास या हॉस्पिटल में बाहर बैठा रहता था। जब पूरा देश अपनी जान की हिफाजत में घरों में बंद था, तब भी वह एक अनजान लड़की के लिए जान गंवाने को भी तैयार था। मेरे किसी अपने ने भी मुझे इस तरह कभी नहीं अपनाया था। जब मैं घर लौटकर आई तो अखिल ने पूरे घर को करीने से सजा दिया था। मेरी जरूरत के सारे सामान मेरे बेड के पास रख दिए थे। मेरी आंखें छलक आईं। इतनी परवाह की आदत जो नहीं थी। मैं बार बार आभार से भरी आंखों से उसे देखती तो वह कह उठता, तुम भी यार एकदम भावनाओं से भरी हुई हो। करीब 2 हफ्ते तक वह उसी तरह मेरी केयर करता रहा। अब हम दोनों डिनर साथ ही लेने लगे थे। फिर एक दिन अखिल ने कहा, बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, पर सोचा आज कह ही दूं। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? फिर उसने अपना लहजा बदल कर कहा, अगर नहीं लगता तो मेरी बात का बुरा मत मानना और मुझे इसके लिए मकान से मत निकाल देना। अखिल तो इतनी बड़ी बात कहकर हंस पड़ा, लेकिन मैं गंभीर हो गई। क्या हर स्त्री पुरुष के रिश्ते का पर्याय शादी ही होना चाहिए? ऐसा नहीं था कि मैं अखिल के साथ अच्छा महसूस नहीं करती थी, लेकिन फिर वही शादी, कितना अच्छा तो था सब कुछ। ना अतीत को बांटने की जरूरत, ना भविष्य में साथ बंधने के सपने। मैंने अपने आप को संयत करते हुए कहा, अखिल तुम मुझे जानते ही कितना हो। मेरा एक अजीब सा अतीत है। तुम तो जानते ही हो अतीत कभी खोता नहीं है, आपके हर फैसले में दखलंदाजी कर बैठता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम दोनों का साथ रहना मुझे शायद तुमसे भी ज्यादा अच्छा लगता है और शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। पर शादी के बारे में कुछ सोचने में मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी उलझन में नहीं उलझाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी को रोकूंगी नहीं। अखिल ने कहा, मीरा मैं तुम्हारे अतीत में झांकना नहीं चाहता। अतीत को अतीत ही रहने दो। उसकी डोर से वर्तमान और भविष्य को थामना तो नासमझी ही है। फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम अपने उस अतीत को मेरे साथ साझा कर सकती हो। कहते हैं किसी कड़वे अतीत को साझा करने से उसकी पकड़ कुछ ढीली हो जाती है। कुछ तो था अखिल की आंखों में। मेरी आंखें नम हो आईं और मैं अपने अतीत के पन्ने उसके सामने खोलने लगी। कुछ साल पहले मेरी मंगनी रंजीत से तय हुई थी। अच्छा खासा लड़का था, अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। जब भी कॉफी हाउस में मिलते तो मेरा हाथ थामकर साथ निभाने की कस्में खाता। कहता, मैं अच्छे बुरे वक्त में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहना हमेशा आसान होता है और करना ज्यादातर कठिन। मंगनी के कुछ महीने बाद मैं बस से इंदौर से खंडवा आ रही थी। रात का समय था। अचानक बस खराब हो गई। तभी कुछ गुंडे आए और बस में जा रही कुछ लड़कियों को अगवा करके ले गए। उन्होंने हम सबसे हमारे माँ बाप का नंबर मांगा और फिर हमारे माता पिता से फिरौती की मांग करने लगे। हमारी किस्मत थी कि पुलिस ने हमें 2 दिन में ही छुड़ा लिया। यह भी हमारी किस्मत थी कि वो लोग लुटेरे थे, दरिंदे नहीं। उन्होंने हमें कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन 2 दिन बाद जब हम सब घर लौटे
तो सब कुछ बदल चुका था। मुझे मेरे बड़े भाई और भाभी ने ही बचपन से अपनी दूसरी बेटी की तरह ही पाला था, लेकिन घर वापसी के बाद वो दोनों भी पराये से हो गए। उसी दिन शाम रंजीत और उसकी माँ मेरे घर आए। आते ही उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा, फिर कहने लगी, बिटिया, मेरे तो सारे सपने ही बिखर गए। काश मैं तुम्हें अपना पाती, पर तुम ही बताओ, मैं किस तरह समाज में अपना मुंह दिखा पाऊंगी? मैं कैसे किसी ऐसी लड़की को अपनी बहू बना पाऊंगी जिसका हरण किसी रावण ने कर लिया हो? जब भगवान राम भी सीता को नहीं अपना सके तो हम तो आम आदमी हैं। फिर उन्होंने रंजीत से मंगनी की अंगूठी वापस कर देने को कहा। रंजीत ने भी बिना हिचकिचाए अंगूठी निकालकर मेरे हाथों में थमा दी। मैंने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर मैंने भी झट से अपनी अंगूठी निकालकर उसके हाथों में दे दी और कहा, अच्छा किया कि यह शुभ काम तुमने ही पहले कर दिया। अंगूठी तो मैं ही तुम्हें वापस करने वाली थी, क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी ओछी है कि तुमने मिलते ही मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। तुमने पूछा कि उन लोगों ने तुम्हें छुआ तो नहीं। तुम्हारे लिए मैं वस्तु मात्र थी जो पवित्र होनी चाहिए। स्त्री को लेकर तुम आज भी अग्नि परीक्षा लेने वाले पुरुष मात्र हो, लेकिन मैं ऐसी स्त्री नहीं हूं और मैं कभी कोई अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। मेरा अस्तित्व मेरा अभिमान है और मुझे उसकी पवित्रता किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद भैया और भाभी भी मुझे ही दोष देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम चुप रहती तो शायद वे लोग पिघल भी जाते, लेकिन तुमने तो खुद ही इतना कुछ उन्हें सुना दिया। अब तो तुम्हारे कारण हमारी रिंकी की शादी में भी बहुत मुश्किल होगी। उस दिन के बाद मेरे सारे अपने बदल गए। भाभी बार बार ताने सुना दिया करती, इतना तेवर ठीक नहीं है लड़कियों का। अड़ोस पड़ोस वाले भी आते जाते कुछ ना कुछ कह दिया करते। मेरा एक एक दिन उस घर में भारी पड़ने लगा। यह तो भगवान का शुक्र था कि मेरी जॉब लग गई और मैं यहाँ मुंबई आ गई। अब तो मेरे सारे रिश्ते बस औपचारिक से ही हैं, जिनकी भरपाई मैं बस होली दिवाली में घर जाकर कर आती हूँ। अखिल के सामने अपना अतीत खोलकर मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। मैंने उससे कहा, मैं जानती हूँ जब भी मैं शादी के बंधन में बंधूंगी तो यह सब कुछ वापस उघड़ जाएगा, फिर वही सवाल उभरेंगे, इसलिए मैं शादी ही नहीं करना चाहती। अखिल ने सब कुछ बिना कोई सवाल किए सुना, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आशंकाओं का सागर बहुत गहरा होता है, लेकिन मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक मेरा प्यार तुम्हारे अतीत पर भारी न पड़ जाए। उस दिन से अब तक हम वैसे ही दोस्तों की तरह रहते आए हैं। न कभी अखिल ने मेरे अतीत का जिक्र किया, न कभी मैंने यह सब कुछ उसे बताने के लिए शर्मिंदा महसूस किया। पर कहते हैं ना, रोज घिसते घिसते पत्थर पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। हमारी आपस की सहजता ने एक रिश्ते की नींव डाल दी। परसों मेरा जन्मदिन था। जैसे ही उसने मुझे विश किया, मैंने उससे पूछ लिया, शादी कब करनी है? और मैं उससे लिपट गई। शायद मेरे और अखिल के प्यार के बीच मेरा अतीत कहीं विलीन सा हो गया। मैं एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी। लाज और खुशी से लाल अपने सुंदर स्वरूप में मुझे वह बिना किसी श्रृंगार के एक नई दुल्हन की तरह लग रही थी। शायद शादी की संपूर्णता रस्मों और रिवाजों से नहीं, सहजता, समर्पण और विश्वास से होती है, फिर वह चाहे लिव इन हो या 7 फेरों वाली। मैंने मीरा को गले लगा लिया और कहा, बताना जब भी जिस दिन भी चलना हो रजिस्ट्रेशन के लिए। आखिर इतने पवित्र रिश्ते के गवाह तो बड़े भाग्यवान ही बनते हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों
और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।